हेलो बच्चे लोग, और कल का अगला क्लास जिस क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। हमने देख लिया डेटा टाइप क्या होता है कि फील्ड जो बनाओगे उस फील्ड में जो वैल्यू रहेगी उस पे कंप्लीट डिपेंडेंसी होगी किसकी, डेटा टाइप की। सबसे पहले आफ्टर दैट अगर कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। और लास्ट जो डाटा क्रिएट टेबल करते समय हमको जो तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जरूरत पड़ता है वो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट का। क्योंकि एक टेबल में हम कुछ रूल रेगुलेशन लगाते हैं। अब रूल रेगुलेशन क्या होता है तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए यू ऑल अवेयर अबाउट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो तुम सभी जानते हो कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होती है। लेकिन चलो हम फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। और ऑरेकल में इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं, और कौन कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट हमारे पास है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसी भी टेबल का जो सबसे लास्ट कंपोनेंट और सबसे मेन कंपोनेंट है, दैट इज इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो व्हाट इज द इंटीग्रिटी कांस्टेंट? इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ रूल। व्हाट इज इंटीग्रिटी कांस्टेंट? इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर सेट ऑफ रूल। ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होते हैं ना, ये क्या होता है? रूल होता है, दैट इज implemented by the programmer। जो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा, और आप बोल सकते हो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ये देखो किसी का कोई बुक का रूल नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है। दिस रूल आर सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कहने का मतलब होता है कि जैसा सिस्टम वैसा रूल लगेगा। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि मान लो बीसीए है, तो बीसीए में मान लो कि एक कॉलेज है जिसमें सिर्फ 60 ही बच्चे होंगे। तो जब 60 ही बच्चे होंगे तो वहां पे रूल क्या लगेगा कि 60 से ज्यादा एंट्री नहीं होगा, नॉट ग्रेटर देन 60। ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर तुम कहीं पे 90 सीट है तो वहां पे रूल क्या होगा? नॉट ग्रेटर देन 90। तो मतलब समझ रहे हो कि रूल अपने हिसाब से होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। रूल तुमको ओरेकल ने डिफाइन किया है। हाँ, बस रूल लगाया कैसे जाएगा ये जो है ओरेकल ने जरूर बताया है। आप अगर रूल लगाना चाहोगे तो कैसे लगा पाओगे, ये अगर आप जानना चाहोगे तो ये रूल लगाने की कैपेसिटी आपको ओरेकल जरूर प्रोवाइड करेगा। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल दैट इज अप्लाइड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एनी ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के लिए? फॉर मेंटेनिंग द डाटा इंटीग्रिटी। डाटा के इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि गलती कम से कम हो डाटाबेस में। आप ऐसा डाटा एंट्री करो कि गलती कम से कम हो। तो उसको गलती कम से कम करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स का। तो कई तरह की बातें हो जाती है उसमें, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स में बहुत तरह की जो बातें आ जाती है। जैसे कहने का मतलब होता है कि किसी का नाम दोबारा एंट्री नहीं करना, तो यूनिक लगा लेंगे। मतलब डुप्लीकेटरी ऑफ एंट्री मस्ट बी प्रोहिबिटेड। तो वो किसके मदद से होगा? वो होगा आपके किसके मदद से? यूनिक की के मदद से। कहते हैं कि किसी फील्ड में वैल्यू होना ही होना चाहिए। मतलब जैसा कि कोई फॉर्म भर रहा है और अगर वो अपना नाम ही नहीं देगा, फॉर्म भर रहा है वो अगर अपना नाम ही नहीं देगा, तो फिर उस फॉर्म का क्या वैल्यू? तो इन दैट केस, उस केस में हमको क्या लगाना है? नॉट नल। कि भैया इस फील्ड में मस्ट बी डेटा मस्ट बी इंसर्टेड। तो वो कौन सा लगेगा? नॉट नल लगेगा। क्या लगेगा? नॉट नल लगेगा। बात समझे? तो बहुत तरीके की बातें होती है। तो कहता है एंटिटी कांस्टेंट और डाटा कांस्टेंट। तो कहता है दिस कांस्टेंट इज अप्लाई ऑन द एंटिटी। इट कांट बी डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी। ये किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड नहीं होता, ये सिर्फ अपने एंटिटी की डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। एक्चुअली इंटीग्रिटी कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होता है वो अपने आप पे डिपेंडेंट होता है, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होता है। तो दिस कांस्टेंट इज अप्लाई ऑन द एंटिटी। इट कैंट बी डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन अनदर एंटिटी। दूसरे पे काम नहीं करता है। पहली बात आती है कि व्हाट इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता क्या है। तो डाटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्रोहिबिट इलीगल वर्क इनटू द डाटाबेस। ठीक है। और जो मैंने बोला आप उसे भी लिख सकते हो। बस ये इलीगल वर्क को प्रोहिबिट करने के लिए होता है। और ये जो अप्लाई किया जाता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर अप्लाइड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। और एनी ऑर्गेनाइजेशन
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, पहला एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट और दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या करता है, दिस कांस्टेंट्स अप्लाई ऑन एंटिटी, इट कांट बी डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी, ये सिर्फ अपने आप पे डिपेंड होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं वो देख लो। सबसे पहला प्राइमरी की, तो कहता है द प्राइमरी की कांस्टेंट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल एंटिटी। प्राइमरी की कांस्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड नॉर्टनल कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन पुट डुप्लीकेट एंट्री और not left the value in प्राइमरी की फील्ड। मतलब कहने का है कि ना तो डुप्लीकेट एंट्री कर पाओगे और ना ही उस फील्ड में वैल्यू को छोड़ पाओगे अगर वो फील्ड प्राइमरी की के द्वारा डिफाइन कर दिया गया है। उसका क्या कहता है, ए टेबल एंटिटी हैज ओनली वन प्राइमरी की फील्ड, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की फील्ड हो सकता है, जस्ट रिमेंबर इट, बट वी कैन क्रिएट कंपोजिट प्राइमरी की which is used to uniquely identify the record of table with combination of more than one attribute value. The primary key field is the candidate key of a table entity, but is not necessary to candidate key is also a primary key. अब ये जो मैं बोल रहा हूं कैंडिडेट की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होता है, एक्चुअली इट्स कंप्लीटली चैप्टर ऑफ डीबीएमएस। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर आप टेबल में ये बोलोगे कि प्राइमरी की बना देना है तो हम बना देंगे प्राइमरी की, लेकिन ये बोलोगे कि टेबल में कौन सा फील्ड प्राइमरी की होगा तो उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ता था कैंडिडेट की, और किसी भी कैंडिडेट को की को प्राइमरी की बनाया जा सकता था। लेकिन वो अगर जिसको प्राइमरी की बना दिए, किसी को भी किसी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाया जा सकता था, लेकिन जो प्राइमरी की है वो सभी के सभी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो जाएंगे, कोई एक ही बनेगा। ठीक है, अगला है यूनिक। तो यूनिक की कांस्टेंट क्या करता है, द यूनिक डेटा कांस्टेंट इज यूज्ड टू प्रोहिबिट डुप्लीकेट एंट्री, बट इन यूनिक की कांस्टेंट फील्ड वी कैन पुट नल एंट्री, मींस वी लेफ्ट द वैल्यू ऑफ यूनिक की कांस्टेंट फील्ड। तो यूनिक जिस पे लगाओगे उसमें तुम क्या कर सकते हो कि डाटा में वैल्यू छोड़ सकते हो, लेकिन अगर डाटा एंट्री करोगे तो मस्ट बी यूनिक। मतलब एक बार अगर रोल नंबर 1 एंट्री हो गया तो रोल नंबर 2 अब होगा, रोल नंबर 1 दोबारा एंट्री नहीं होगा। Not null. So not null constant is used to prohibit the null entry. Means we cannot left the value in not null constant field. अगला है चेक। मतलब नॉट null जिसमें लगा दिए उसमें तुम डुप्लीकेसी करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमको छोड़ने नहीं देंगे, उसमें डाटा एंट्री तुमको करना ही पड़ेगा। चेक, तो कहता है चेक कंस्टेंट। तो चेक कंस्टेंट इज यूज्ड टू सेट द कंडीशन इनटू द फील्ड टू फॉलो आवर बिजनेस रूल, बट we left the value in check constant field। तो कहता है चेक में तुम एक अपना स्पेसिफिक रूल लगा सकते हो, जैसे कि वोटर आईडी अगर बनवाने की बात हो रही है तो उसमें तुम लगा दोगे कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो ये हो गया चेक कांस्टेंट कि बड़ा होना चाहिए 18 से ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर चेक लगाओगे तो ठीक है कि बड़ा होना चाहिए 18 से, लेकिन अगर तुम उसमें एज दोगे ही नहीं तो एंट्री करने दे देगा। बात समझे? तो चेक क्या अलाउ करता है कि भैया अगर डाटा डालोगे तो मेरे शर्त के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। थ्रू चेक कंस्टेंट वी कैन चेक द कंडीशन ऑफ द टाइम ऑफ इंसर्टिंग डेटा। Through check constant, we can check the condition at the time of inserting data into check constant field, and condition is set by using relation, comparison or logical operator in check constant। ऑपरेटर्स लगा करके ही हम चेक कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो जब हम प्रोग्रामेटिकली आपको दिखाएंगे तो आपको वैसा समझ में आएगा। बस ये याद रखना कि चेक कांस्टेंट अगर लगा दिए हो तो जो डाटा होगा वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू चेक कांस्टेंट, और डाटा नहीं देना तुम्हारे हाथ में है, छोड़ सकते हो। डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट क्या है, देखो एक्चुअली इसको तो हम मानते ही नहीं है कि ये कांस्टेंट है, इसको हम मानते ही नहीं है कांस्टेंट है, लेकिन चलो पढ़ाने की बात होती है तो कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की बात होती है। अगर डेटा टाइप, अगर आपने टेबल बनाया और आपने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया तो उस फील्ड में अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। द डिफॉल्ट डेटा टाइप कांस्टेंट इज यूज्ड टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए field when data is not given by the user। For example, if the city of many customer is Saharsa, then we set the default value of city field attribute is Saharsa। ठीक है, अब
हमने तुम्हें बताया ये सारे के सारे कांस्टेंट। आपको अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है किस चीज का, कांस्टेंट का ध्यान देना है। कांस्टेंट लगेगा कैसे वो नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको, मैंने सिर्फ अभी आपको बताया कि ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगला कांस्टेंट जो आता है वो आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो कौन है, वो है आपका फॉरेन की। द कांस्टेंट व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटी, that is called referential integrity data constant. The referential integrity data constant is foreign key constant. जो foreign की है वो referential है। इसमें क्या होता है, अपने पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, इस पे डिपेंडेंसी होता है दूसरे पे। ठीक है, तो foreign key is the referential integrity constant. It is used to create relation between two or more than two entity or relation or table. Foreign key constant is done by keyword constant is done, or foreign key constant is applied by keyword references in Oracle. An attribute of entity is related with the attribute of another entity by using foreign key constant. The attribute which has foreign key is called child attribute, and the attribute through which they are related is called parent. ठीक है, तो दो बातें होंगी। जब हम बात करेंगे फॉरेन की का तो दो बात होगा, एक होगा चाइल्ड एट्रीब्यूट और एक होगा पेरेंट एट्रीब्यूट। तो चाइल्ड एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है दो टेबल, मान लो तुम टेबल एक है एक्स और दूसरा है टेबल वाई। ठीक है, एक है टेबल एक्स और दूसरा है टेबल वाई। मैं कह रहा हूं कि टेबल एक्स और वाई से बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हें एक चीज बना देता हूँ कि मान लो कि हम एक बना रहे हैं कस्टमर टेबल और एक बना रहे हैं सेल टेबल। तो कस्टमर में एंट्री कर दिए कस्टमर का, चाहे वो राम हो, रोशन हो, मोहन हो, सोहन हो, रहीम हो, तो कस्टमर ये हो गए। अब सेल टेबल में जो कस्टमर डालने की मैं बात कर रहा हूं, तो कह रहे हैं कस्टमर यहाँ पे वही एंट्री करना जो कि कस्टमर टेबल में अवेलेबल हो। तो कस्टमर सेल टेबल चाइल्ड टेबल हो गया, और कस्टमर टेबल तुम्हारा कौन सा टेबल हो गया, पेरेंट टेबल हो गया। क्योंकि अब जब पेरेंट में जो डेटा होगा वही चाइल्ड के अंदर इंसर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात होती है। तो फॉरेन की जिसमें लगाया जा रहा है वो है चाइल्ड, ठीक है, जिस टेबल को रेफरेंस किया गया है वो है तुम्हारा पेरेंट टेबल। तो फॉरेन की ऐसे यूज करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। अब फॉरेन की लगा देने पे होगा क्या, इन फॉरेन की we can put the value in child attribute that they must present in parent attribute। तुम वही वैल्यू डाल सकते हो जो तुम्हारे चाहे पेरेंट में अवेलेबल हो। हाँ, लेकिन अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो ये तुमको छोड़ना अलाउ करता है, ये तुमको छोड़ना अलाउ कर देता है। ओके, अब फॉरेन की जब बात करोगे तो हमने अभी तुमको सिर्फ इतना ही बताना है फॉरेन की। अब फॉरेन की जिस दिन प्रैक्टिकली हम फॉरेन की को लगाएंगे उस दिन कंप्लीटली हम एक बार और फॉरेन की बात करेंगे। अभी आपको मैंने कितने बताए, करीब करीब 5-6 आपको मैंने बताए इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। अब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई किया जाता है कैसे, वो और वो आपको हम दिखाएंगे आगे चल के नेक्स्ट में। क्योंकि टेबल बनाएंगे तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाना सीखना ही पड़ेगा। जब टेबल बनाएंगे तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाना सीखना ही पड़ेगा। तो चलो अब भी यहाँ पर याद कर लो दो चीजें। क्या याद करो कि हाउ टू अप्लाई इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो कहता है कि देयर आर टू टेक्निक ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देयर आर टू टेक्निक ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को लगाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। कौन सा, तो दो तरीका है, एक होता है कॉलम लेवल कांस्टेंट और दूसरा होता है टेबल लेवल कांस्टेंट। तो कॉलम लेवल कांस्टेंट और टेबल लेवल कांस्टेंट ये दो वर्ड याद आप रखोगे। तो कॉलम लेवल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होता है वो कहता है कि जब कॉलम को आप डिफाइन कर रहे हो, फील्ड को डिफाइन कर रहे हो, वहीं पर आप जब इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा देते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉलम लेवल कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ देखो, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स लिखा हुआ है, बनाने की कोशिश की जा रही है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, कैर फाइल, प्राइमरी की। तो देखो यहाँ पर हमने डिफाइन किया रोल नंबर को और वहीं पे हमने लगा दिया किसको, प्राइमरी की को। तो ये कॉलम के साथ लगा दिया गया। सो इट इज ए कॉलम लेवल कांस्टेंट। और कॉलम लेवल कांस्टेंट की एक ड्रॉबैक है कि एक फील्ड पर एक ही इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाना ही अलाउ करता है। अगर कॉलम के मदद से लगाना चाहोगे तो एक ही अलाउ करता है, कॉलम लेवल कांस्टेंट। और टेबल लेवल कांस्टेंट क्या होता है, कॉलम के साथ नहीं होता है। जब सारे फील्ड आपके डिक्लेयर हो जाते हैं देन आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स अप्लाई करते हो, तो उसको कहते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट। और टेबल लेवल कांस्टेंट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम
कई कांस्टेंट एक ही फील्ड पर लगा सकते हैं। बात समझे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two techniques of applying integrity constants on a table. First is table level constraint and second is column level constraint. तो आई थिंक आपने समझ लिया कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तो तीन चीज हमने तुम्हें बता दिया इस तीन क्लास के अंतर्गत, क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 में। पहला मैंने बता दिया तुम्हें डेटा टाइप, दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया ऑपरेटर्स, और तीसरा मैंने बता दिया तुम्हें ये कीज क्या होती है, मतलब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। अब इस तीन को जब तुम जान लिए, तब सबसे पहला चीज आएगा कि ओरेकल में आप क्या बनाते हो, क्रिएट करते हो टेबल को। क्या करते हो? टेबल को क्रिएट करते हो। और जब टेबल क्रिएट करोगे तो इन सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। ओके, तो इस तीन चीज को अब यूज करेंगे हम लोग ओरेकल में। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो प्रैक्टिकल क्लास होगी विथ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत हम इस तीन थ्योरी को आप अपने कॉपी में पहले लिख लोगे, देन प्रैक्टिकल हम इन तीन चीजों का एक साथ करेंगे और अगला क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, ये तीन चीज हमारा क्लियर होता है अभी थ्योरेटिकली। अब प्रैक्टिकली करते हैं नेक्स्ट क्लास में।